चलिए, तो कल हमने जो पढ़ा था उसे एक बार रिवाइज कर लेंगे, उसके बाद में आज आगे के नए कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। तो कल हमने एक एग्जांपल लिया था कि मैं इन्वेस्टमेंट परचेस करता हूं संकल्प के पास से। याद है ये एग्जांपल? ओके, उसे एक बार रिपीट करते हैं ताकि वो इंटरेस्ट वाला पार्ट फिर से एक बार रिवाइज हो जाए, अच्छे से आपके दिमाग में बैठ जाए। तो मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस की थी। इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिलता है उसकी डेट कौन सी थी? 6-6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलता था। 6-6 महीने बाद मतलब कब? कंपनी डिक्लेयर करती है कौन से डेट पे मिलेगा, बट जनरली उसका पैटर्न मैंने बोला था 30 जून और 31 दिसंबर, ऐसा पैटर्न हो सकता है। या जनरली दूसरा कौन सा पैटर्न हो सकता है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च। ये दोनों में से कोई एक पैटर्न हो सकता है। तो हमने एग्जांपल में लिया था कि वो कंपनी हर साल इंटरेस्ट 2 बार देती है, पहला 30 जून, दूसरा 31 दिसंबर। हर साल के 30 जून एंड 31 दिसंबर को इंटरेस्ट देती है। वो जो इन्वेस्टमेंट है हमने डिबेंचर्स में किया होगा उसके ऊपर इंटरेस्ट हमें मिलता है। तो संकल्प के पास, उसके पास जो इन्वेस्टमेंट थी वो इन्वेस्टमेंट उसके पास कब से थी? पहले से थी। मतलब मैंने लिया था जून 2024, उस वक्त उसे लास्ट इंटरेस्ट मिल गया था। उसके बाद में अगस्त में वो मुझे इन्वेस्टमेंट सेल करना चाहता है। अगर हम कहीं पे पैसे लगाते हैं डिवेंचर्स में या शेयर्स में, वो सभी इन्वेस्टमेंट है। अभी हम शेयर्स के लिए नहीं देख रहे हैं अभी, क्योंकि शेयर्स के ऊपर डिविडेंड मिलता है, डिविडेंड के लिए रूल्स अलग अप्लाई होते हैं। अभी हम देख रहे हैं डिवेंचर्स, क्योंकि डिवेंचर्स के ऊपर फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। बराबर, डिवेंचर्स हो, बॉन्ड्स हो, उसमें अगर अपनी इन्वेस्टमेंट की तो उसके ऊपर हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट का जो है वो अभी हम पढ़ रहे हैं, डिविडेंड का आगे पढ़ लेंगे, उसके रूल्स आगे पढ़ेंगे हम। बराबर, तो यहां पे देखो, मैंने उसके पास से इन्वेस्टमेंट ली 31 अगस्त, 31 अगस्त। तो मैंने बोला था कि मैंने उसे इंटरेस्ट कितने दिन का देना चाहिए, ये अपना डिस्कशन था। तो ऑब्वियसली उसने जो पैसे हैं वो अगस्त तक, 31 अगस्त तक इन्वेस्ट किए हैं, और कंपनी के पास से उसे 2 महीने का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, डायरेक्टली 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिलेगा। वो भी जिसके नाम पे डिवेंचर्स होंगे, जिसके नाम पे वो इन्वेस्टमेंट होगी, उसे मिलेगा, मतलब मुझे मिलेगा, क्योंकि उस वक्त तो इन्वेस्टमेंट मेरे नाम पे आ जाएगी ना। तो इस वजह से मैं संकल्प को 2 महीने का इंटरेस्ट दूंगा इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ में। बराबर, 2 महीने का। अभी 2 महीने का मैंने इंटरेस्ट क्यों दे दिया? क्योंकि सिंपली जिस दिन 31 दिसंबर आ जाएगा उस साल का, उस वक्त डिवेंचर मेरे नाम पे होंगे, तो मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिल जाएगा। मतलब इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? 2 महीने का। इफेक्टिवली क्या हो जाएगा? 2 महीने का मैंने संकल्प को दे दिया, 6 महीने का मुझे मिल गया, तो मेरा जो 4 महीने का इंटरेस्ट है वो मुझे मिल जाता है। 4 महीने का मतलब कौन सा? मैंने जब इन्वेस्टमेंट ली उसके बाद में का इंटरेस्ट मेरा बनता है ना। तो मैंने जब इन्वेस्टमेंट ली 31 अगस्त, उसके बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लॉजिकली मेरा हक 4 महीने के इंटरेस्ट के ऊपर बनता है। तो जब आप इन्वेस्टमेंट लेते हो तो आपको सामने वाले पर्सन को इंटरेस्ट देना पड़ता है। कब से कब तक? लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट। कभी भी आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो तो उसके लिए सिंपल रूल है, लास्ट ड्यू डेट कौन सी थी वो क्वेश्चन में दिया होगा, 30 जून या 31 दिसंबर, इसमें से कोई एक होगी। या फिर दूसरा पैटर्न कौन सा हो सकता है? 30 सितंबर एंड 31 मार्च, ये एक दूसरा पैटर्न हो सकता है। तो जो भी लास्ट ड्यू डेट है तब से जब आप कैलकुलेशन करो तब तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, लास्ट ड्यू डेट। बराबर, तो वो आपको क्वेश्चन में बताई जाएगी कौन सी ड्यू डेट पे कंपनी के पास से इंटरेस्ट मिल जाता है, और कौन से वैल्यू पे करनी है। बताओ कौन से वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का? कौन से वैल्यू पे कैलकुलेशन होता है इंटरेस्ट का? चलो फटाफट बताओ कौन सी वैल्यू पे। ये बेसिक रूल मैंने तो समझा दिए थे ताकि आगे कंफ्यूजन ना हो। कौन सी वैल्यू पे? यस, कुछ स्टूडेंट ने बता दिया। हाँ, फेस वैल्यू। फेस वैल्यू जो बेस प्राइस है, जो सर्टिफिकेट के ऊपर लिखी होती है ना, मार्केट प्राइस के ऊपर इंटरेस्ट नहीं मिलता है, फेस वैल्यू के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है। उसके बाद में मैंने बताया, जब ये एंट्रीज बताई थी, ये एंट्रीज एक बार रिपीट कर लेते हैं। संकल्प के पॉइंट ऑफ व्यू से उसने मुझे इन्वेस्टमेंट बेची, तो उसके पास से इन्वेस्टमेंट जा रही है, इन्वेस्टमेंट रियल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसमें इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट दे दिया। बाय, और उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, 2 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है। जब उसने मुझे इन्वेस्टमेंट बेची तो उसे 2 महीने का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसको इंटरेस्ट को उसने क्रेडिट दे दिया, इन्वेस्टमेंट को भी क्रेडिट दे दिया, इंटरेस्ट को भी क्रेडिट दे दिया। उससे बदले में पैसे मिल गए। पैसे कहां पे मिल गए? बैंक में। सो बैंक इज रिसीव, बैंक पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक इज रिसीव, डेबिट रिसीव, तो एंट्री क्या आ जाएगी? संकल्प की बुक में बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 12,24,000, 12,24,000, हाँ 12,24,000 आपके सामने। टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 12 लाख की इन्वेस्टमेंट गई और इंटरेस्ट 24,000 का। वैसे ही उसी दिन मेरे बुक में एंट्री क्या होगी? मेरे बुक में मैं बोलूंगा मुझे इन्वेस्टमेंट मिल गई, तो मैं बोलूंगा इन्वेस्टमेंट आ गई, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। रियल अकाउंट है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन। बाद में क्या? मैंने इंटरेस्ट पे किया तो इंटरेस्ट मेरे लिए एक्सपेंस बन गया, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कितना? 24,000।
एंड मेरे पास से बैंक से पैसे गए, बैंक इज गिवर, तो क्रेडिट द गिवर, तो बैंक को मैंने क्रेडिट दे दिया 12,48,000 से, सॉरी 12,24,000 से। तो मेरी बुक में एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एंट्री मेरे पास हो गई। अब यहां पे देखो 31 दिसंबर, अभी उसके बाद में क्या होने वाला है, 31 दिसंबर पे क्या होने वाला है, ड्यू डेट आ गई किसकी, इंटरेस्ट की। मुझे इंटरेस्ट अभी मिल जाएगा, इंटरेस्ट कितने दिन का मिल जाएगा, मैंने इन्वेस्टमेंट लिए 30 सितंबर, सॉरी 31 अगस्त को, बराबर, मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट लेके हो गए 4 महीने, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो मुझे इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा, बोलो मुझे इंटरेस्ट अभी कितने दिन का मिलेगा, 31 दिसंबर को इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा, फटाफट बोलो, यस सभी लोग बोलना, एक ही नहीं, कितने दिन का मिलेगा इंटरेस्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए, यस परफेक्ट, तालियां इसके लिए, 6 महीने का, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कंपनी के पास से इंटरेस्ट मिलता है, कंपनी है 6 महीने के बाद में देती है, जिसका नाम रजिस्टर में होगा, यही आपके दिमाग में डालना था, क्योंकि ये कंफ्यूजन खत्म हो गया ना, बाकी कैलकुलेशन आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट में सबसे बड़ी गड़बड़ होती है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 महीने का, तो हमने 12 लाख के ऊपर 12% के हिसाब से 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो कितना आता है 72,000। तो मैंने एंट्री की, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ गए ना, बैंक रिसीवर, बैंक को डेबिट दे दिया, डेबिट द रिसीवर, एंड इंटरेस्ट मेरा इनकम है, इस वजह से इंटरेस्ट को क्रेडिट दे दिया। तो मैंने अकाउंट बना के दिखा दिया आपको, डेबिट साइड पे आपके 24,000 का इंटरेस्ट पे किया, ऐसा दिख रहा है, संकल्प को आपने पे किया, ओके, और 72,000 का मिल गया अभी 72,000 का अभी मिल गया, तो इफेक्टिवली आपको बैलेंस दिखाई देगा 48,000 का, जो कि अपना इनकम है 4 महीने का, तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्ट होकर 48,000 का दिखता है, वो जाना चाहिए पी&एल अकाउंट में, वो जाना चाहिए कहां पे, पी&एल अकाउंट में, क्लियर। तो इस तरह से उसके आगे मैंने बोला था कि मैंने ये सोचा फेब महीने में मैं इन्वेस्टमेंट सेल कर दूं, इन द मंथ ऑफ फेब 2025 मैंने सोचा कि इन्वेस्टमेंट सेल कर दूं, इन द मंथ ऑफ फेब 2025 में इन्वेस्टमेंट सेल कर दूं, ऐसा मैंने सोच लिया। तो फेब 2025 में इन्वेस्टमेंट सेल कर रहा हूं, सर यहां पे मैंने चेंज किया था, मार्च किया था जितना मुझे याद है, यस पहले फेब बोला था और बाद में मैंने मार्च बोला था, हाँ मार्च में 31 मार्च को। तो मैंने जो पर्सन बाय कर रहा है, परचेस कर रहा है, उसके बाद से कितने दिन का इंटरेस्ट लेना चाहिए, तो उसके बाद से मैं ले लूंगा, क्योंकि मुझे मिला है 31 दिसंबर तक, तो जनवरी फरवरी मार्च तब तक मेरी इन्वेस्टमेंट है ना, तो 3 महीने का इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए। कंपनी मुझे इंटरेस्ट देगी नहीं, कंपनी डायरेक्टली इंटरेस्ट देती है 30 जून को, और वो 30 जून को इंटरेस्ट किसे मिलेगा, जिसके पास वो डिवेंचर्स उस दिन होंगे, इन्वेस्टमेंट उस दिन होगी। तो ऑब्वियसली मैं अभी बेच रहा हूं, तो जो पर्सन मेरे पास से खरीदेगा उसे वो इंटरेस्ट मिलेगा, तो उसे मैं बोलूंगा कि 3 महीने का मुझे इंटरेस्ट अभी दे दो और तुम्हें 6 महीने का इंटरेस्ट बाद में मिल जाएगा। उसे समझ में आ गया, उसने मुझे इंटरेस्ट दे दिया, ठीक है। तो मैंने एंट्री क्या की, मैंने मेरे बुक में एंट्री क्या कर दी, एंट्री कर दी बैंक में पैसे आ गए, बैंक अकाउंट डेबिट बराबर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट कितना 36,000, 12,36,000 आ गया। इन्वेस्टमेंट टू इन्वेस्टमेंट जा रहे, तो इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट मिल गया 12 लाख का, एंड टू इंटरेस्ट 36,000, इंटरेस्ट मेरा इनकम है ना, इस वजह से क्रेडिट कर दिया, क्लियर 36,000। अच्छा आगे मैंने कल बताया था कम इंटरेस्ट एंड एक्स इंटरेस्ट, उसमें कोई कंफ्यूजन है, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट, कोई कंफ्यूजन है, नो, ओके। क्या था एक्स इंटरेस्ट, मतलब एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, जब प्राइस डिसाइड होती है ना, एक्स इंटरेस्ट बोला है मतलब प्राइस अलग और इंटरेस्ट अलग। मैंने अगर बोला कि मैं 12 लाख पे इन्वेस्टमेंट सेल करूंगा, एक्स इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट तुम अलग से दोगे, एक्सक्लूडिंग ये जो प्राइस है दैट इज एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, तुम इंटरेस्ट अलग से दोगे, 12 लाख प्राइस होगी और 36,000 इंटरेस्ट अलग होगा, बराबर। और कम इंटरेस्ट बोला, सो दैट इज इंक्लूडिंग कंबाइन विद इंटरेस्ट, ऐसा हम कह सकते हैं। कंबाइन विद इंटरेस्ट मतलब क्या, जैसे कि हमारे बीच में डिसाइड हो गया 12,30,000 ये कम इंटरेस्ट डिसाइड होगा, कौन सा कम, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कौन सा कम इंटरेस्ट, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिसाइड हुआ। अगर 12,30,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट डिसाइड हुआ इस केस में, तो आप मुझे बताओ इंटरेस्ट कंपोनेंट कांस्टेंट रहेगा क्या, मैं ये लिख रहा हूं वो सही है, 12 लाख इन्वेस्टमेंट के और 30,000 इंटरेस्ट के, ये लिखना सही है क्या, 30,000 इंटरेस्ट के ये लिखना सही है क्या, यस और नो, 12 लाख इन्वेस्टमेंट के और ऊपर के 30,000 किसके, इंटरेस्ट के, ये सही है। 3 महीने का इंटरेस्ट बताओ क्या लगता है, नो ये गलत है, क्यों गलत है ये, क्योंकि 3 महीने का इंटरेस्ट तो कांस्टेंट रहता है, और इंटरेस्ट एक बात समझ लेना, इंटरेस्ट जो है वो फिक्स पीरियड के लिए फिक्स परसेंटेज से मिलता है, तो वो हमेशा कांस्टेंट रखना है, उसमें कोई चेंज नहीं करनी है।
और अगर आपको 12,30,000 मिल गए तो 12,30,000 में से आपको इंटरेस्ट कंपोनेंट हमेशा अलग करना है। अगर कम इंटरेस्ट पे है तो वो 36,000 अलग कर दो, तो आ जाएगा 11,94,000 ना, 94,000। तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट होगी। मतलब इंटरेस्ट कंपोनेंट अगर प्राइस में इंक्लूड हो तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। अगर इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड हो तो, इंटरेस्ट कंपोनेंट इंक्लूड हो तो उसे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट करना पड़ेगा। कोई डाउट है यहां तक? कम इंटरेस्ट, एक्स इंटरेस्ट, ये भी अपना हो गया। अभी आप मुझे बताओ, ध्यान सुनना, होप सो यहां तक क्लियर है सभी। आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखो देखो अभी क्या होने वाला है, यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना, ध्यान देना। बहुत सिंपली आपको समझ में आ जाएगा, बहुत सिंपल है आगे का, ओके। बट थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मैं दो अकाउंट को मर्ज करने जा रहा हूं, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। ये दो अकाउंट अलग अलग मेंटेन करने की बजाय मैं उनको एक करने वाला हूं, बराबर। मतलब मैं यहां पे पुण्य का काम करने वाला हूं, दो दिलों को एक करने वाला हूं। क्या बोलते हैं उसे, दो जिसमें एक जान, व्हाटएवर जो भी बोलना है, ठीक है। तो ऐसा एक कर देने वाला हूं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। दो अकाउंट अलग से मेंटेन क्यों करना है? मतलब मैंने इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट के लिए, और उसका जो प्रॉफिट और लॉस है कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट की ना। तो ऐसा अगर हो जाए तो कितनी अच्छी बात है कि मुझे इन्वेस्टमेंट का सेल, परचेस, इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट एक ही जगह पे पता चल जाए, तो कितनी अच्छी बात होगी। इस वजह से यहां पे देखो, ध्यान देना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, मतलब इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड इंटरेस्ट अकाउंट, ये दो अकाउंट अलग अलग बनते हैं। सभी लोग ध्यान सुनना अच्छे से, ये अकाउंट हमें बनाने हैं, बराबर। इक्विटी शेयर्स के बारे में आगे स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो डिबेंचर्स के लिए पढ़ रहे हैं, मतलब हमने किसी कंपनी के डिबेंचर्स ले लिए, उसके ऊपर हमें क्या मिलता है, फिक्स इंटरेस्ट मिलता है। हमने किसी कंपनी के बॉन्ड्स ले लिए, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ले लिए, उसके ऊपर हमें फिक्स इंटरेस्ट मिलता है, उसकी बात चल रही है। अगर इक्विटी शेयर्स, ओके, वो हम आगे पढ़ लेंगे, उसका आप टेंशन मत लेना, वो हम आगे पढ़ लेंगे, ठीक है। अभी आप देखना इन्वेस्टमेंट कितनी, इन्वेस्टमेंट को डेबिट दिया ना पहले एंट्री में, मैंने डेबिट दे दिया इन्वेस्टमेंट को, डेबिट 12 लाख, इन्वेस्टमेंट को डेबिट 12 लाख। यहां पे देखो इन्वेस्टमेंट को डेबिट दिया है, बाद में इन्वेस्टमेंट को डेबिट नहीं है सेकंड एंट्री में, ये सेकंड एंट्री है, ये सेकंड है, दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, एंड दिस इज थर्ड। इसमें मैंने इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट दे दिया, इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट दे दिया 12 लाख। तो ध्यान सुनना, टू इन्वेस्टमेंट जब आई थी तो यहां पे क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक ना। सभी लोग ध्यान सुनना, एंट्री देखो एक बार, लगता है तो इन्वेस्टमेंट को डेबिट मिला, मतलब इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे जाके लिखना है, क्या लिखना है, हमेशा लिखते वक्त कौन सा अकाउंट लिखते हैं हम, अपोजिट साइड पे जो अकाउंट है उसका नाम लिखते हैं, टू बैंक, जिससे हमें ये समझ में आ जाए इन्वेस्टमेंट के डेबिट साइड पे लिखा है, मतलब इन्वेस्टमेंट को डेबिट दिया है। और इन्वेस्टमेंट के अपोजिट साइड पे कौन सा अकाउंट था, दैट वाज बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख, ओके। आगे आगे इन्वेस्टमेंट को बाद में क्या हो गया, फेब महीने में क्रेडिट मिल गया बाय बैंक। एंट्री की सिर्फ पोस्टिंग कर रहा हूं मैं, बाकी कुछ नहीं। देखो यहां पे इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट है तो इन्वेस्टमेंट के क्रेडिट साइड पे जाके लिखना है, और अपोजिट साइड पे जो अकाउंट है डेबिट साइड पे, उसका नाम लिखते हैं बाय बैंक, कितना, 12 लाख, ओके। इस तरह से अकाउंट क्लोज हो गया, 12 लाख, 12 लाख, कुछ बैलेंस बचा ही नहीं, 12 लाख, 12 लाख, ये हो गया अकाउंट क्लोज। और बाकी इंटरेस्ट की अगर हम पोस्टिंग करते हैं तो इंटरेस्ट का देखो, पहले एंट्री में इंटरेस्ट जो है, ध्यान सुनना, थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा रहा हूं, बट अकाउंट मर्ज होके एक क्यू बनाना या उससे फायदा क्या होगा ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये 24,000 पहले डेबिट है इंटरेस्ट को, बराबर। ध्यान सुनना, इंटरेस्ट के डेबिट साइड पे पहले मैं 25,000 लिखूंगा, मैंने पे किया था बैंक से, बाद में इंटरेस्ट मुझे मिला था बैंक में, क्रेडिट है उसका 72,000, और बाद में यहां पे 36,000 का इंटरेस्ट को क्रेडिट है। तो यहां पे मैं अगर लिखता हूं तो पहले मैंने इंटरेस्ट पे किया था टू बैंक, इंटरेस्ट पे किया था, वो एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस तो डेबिट साइड पे आना चाहिए, तो कितना कितना पे किया था, 24,000। बाद में मुझे इंटरेस्ट मिल गया कौन से डेट पे, 31 दिसंबर पे, बाय बैंक अकाउंट, वो था 72,000, एंड बाद में बाय फिर से मार्च में मिल गया बैंक अकाउंट, कितना, 36,000, 36,000। इससे मुझे क्या पता चल गया, देखो 72,000 ये मेरा कंपनी के पास से 6 महीने का मिला था, कंपनी के पास से 6 महीने का मिला था, बट उसमें से मेरा हक जो बनता था वो 4 महीने का बनता था। मतलब 2 महीने का जो इंटरेस्ट है वो किसी और का था, वो मैंने किसी को पे किया था, वो डेबिट साइड पे लिख दिया। मतलब इफेक्टिवली 31 अगस्त से आगे आप काउंट करते हो तो 4 महीने, वो 4 महीने उसका 48,000, और जनवरी के आगे, जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उसका 36,000, ये मेरा हक बनता है। मतलब 48,000 प्लस 36,000, आप मुझे बताओ कितना आता है, 48,000 प्लस 36,000 कितना आता है,
84, 84,000, राइट, 84,000 आ जाता है। तो मतलब 84,000 मेरे हक वाला पैसा है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने के मैंने जब से इन्वेस्टमेंट की उसके बाद में ये 4 महीने, तो ये मेरा हक बनता है। और उसके बाद में 3 महीने जो है जनवरी, फरवरी, मार्च, उसका भी हक बनता है क्योंकि तब तक इन्वेस्टमेंट मेरे पास थी। तो ये 72,000 जो है ना, इसमें से पूरा पैसा अपना नहीं है, ये 24,000 किसी और का था, उसको पे किया था, वो डेबिट साइड पे ऑटोमेटिकली 84,000 का बैलेंस आएगा। तो कितना आता है देखो यहाँ पे 0008, 1,08,000, राइट, 1,08,000, 1,08,000 टू बैलेंस कितना था, 1,08,000 माइनस 24,000 आ जाएगा 84,000, 84,000। ये अपना इंटरेस्ट है, बराबर। ये जाता है पीएनएल अकाउंट में, ये जाता है पीएनएल अकाउंट में, ये अपना प्रॉफिट है पीएनएल अकाउंट में। यहां पे डेबिट दिखेगा, इन्वेस्टमेंट में इंटरेस्ट में डेबिट दिख रहा है, मतलब पीएनएल अकाउंट को क्या जाएगा, वो क्रेडिट जाएगा। क्लियर, क्लियर। अभी अभी क्यों ना ये दो अलग अकाउंट, ये समझा कि यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो यहां तक कोई डाउट है क्या, यहां तक कोई डाउट है, बता देना। सिर्फ मैंने पोस्टिंग की, वो जो इंटरेस्ट थी ना उसकी इन्वेस्टमेंट अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट में पोस्टिंग की, यहां तक कोई डाउट है क्या, बोलो। नो डाउट, यहां तक क्लियर है, सभी लोग बोल देना, सभी लोग प्लीज, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अभी सिर्फ हमें क्या करना है पता है क्या, अभी हमें सिर्फ क्या करना है, इन दो अकाउंट को मर्ज करना है, ताकि एक जगह पे मैं उस इन्वेस्टमेंट की पूरी जानकारी ले सकूं। भले उसका इंटरेस्ट हो, वो इन्वेस्टमेंट सेल करके प्रॉफिट हुआ है, वो इन्वेस्टमेंट सेल करके लॉस हुआ है, इंटरेस्ट इस साल का कितना है, वो एक ही जगह पे मुझे इंफॉर्मेशन मिले, ऐसा लगता है तो मैं एक काम कर सकता हूं, व्हाट आई कैन डू, मैं एक इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दूंगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही ध्यान सुनना, इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और उसमें उसमें मैं कॉलम बना दूंगा। कॉलम कौन से, पहला इन्वेस्टमेंट अकाउंट का जो कॉलम होता है वो तो बनेगा ही। जैसे हम क्या करते थे, कैश बुक बनाते हो, कैश कॉलम बैंक कॉलम बनाते थे ना, कैश बुक का पता है ना, कैश कॉलम बैंक कॉलम बनाते थे, डिस्काउंट कॉलम भी बनाते थे, वैसा ही यहां पे करना है। मतलब आपको मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं, मल्टीपल कॉलम्स बनाने हैं। तो यहां पे ये रुपीज इन्वेस्टमेंट बताएगा, रुपीज रुपीज, बराबर। और एक कॉलम में बना दूंगा, वो होगा इंटरेस्ट के लिए, वो होगा इंटरेस्ट के लिए। मतलब ये जो इंटरेस्ट अकाउंट अलग से बन रहा है ना, उसकी जगह पे, वो इंटरेस्ट अकाउंट अलग बनाने की जगह पे मैं इंटरेस्ट अकाउंट का कॉलम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही इंक्लूड कर दूंगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ही इंक्लूड कर दूंगा। तो ये इंटरेस्ट अकाउंट, यहां इंटरेस्ट कॉलम यहां पे बन जाएगा, ठीक है। और एक मैं कॉलम बना दूंगा, उसका नाम होगा फेस वैल्यू या बेस प्राइस, फेस वैल्यू कह सकते हैं, या नंबर ऑफ डिवेंचर्स, ऐसा भी यहां पे चेंज होता है, कभी फेस वैल्यू लिखते हैं, कभी नंबर ऑफ डिवेंचर्स लिखते हैं, मेनली फेस वैल्यू यहां पे हम कॉलम बनाते हैं। फेस वैल्यू कॉलम बनाने के पर्पस क्या है आप मुझे बता देना, क्यों क्यों यहां पे रुपीज कॉलम है, यहां पे फेस वैल्यू कॉलम है, उस इन्वेस्टमेंट की, सॉरी फेस वैल्यू, और उस इन्वेस्टमेंट का रुपीज। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था, उस एग्जांपल में मैंने क्या बताया था, 12,30,000 के, तो 12,30,000 में मैंने पूरे डिवेंचर्स सेल किए, उसमें से 36,000 जो है वो क्या है, इंटरेस्ट है। मतलब मैंने कितने में बेचा, 11,94,000 में, बराबर। तो मुझे ये पता चलना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट बेची उसकी फेस वैल्यू कितनी थी और उसकी मार्केट पर, सॉरी, कितने में बेचा, बराबर। इवन मुझे अगर कल जाके इंटरेस्ट कैलकुलेट करना हो तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करते तो मुझे फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने जब डिवेंचर्स लिए, तो डिवेंचर्स फॉर एग्जांपल मैंने लिए 12,50,000 के, ऐसा बताया आपको, 12,50,000 के, कितने, 12,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, 12,000 डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, कितने में लिए, 12,50,000। आप यहां पे लिख दोगे डिवेंचर इन्वेस्टमेंट आ गई 12,50,000, तो आप इंटरेस्ट 12,50,000 के ऊपर कैलकुलेट करोगे, हाँ है ना, बोलो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है आपको, 12,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, बोलो 12,50,000 के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे, तो ध्यान सुनना, आपने बोला 12 लाख, तो यहां पे मैं अगर 12,50,000 लिखूंगा और फेस वैल्यू या नंबर ऑफ डिवेंचर का ट्रैक रखूंगा ही नहीं, तो मुझे बाद में कैसे पता चलेगा कि ये जो डिवेंचर्स लिए है उसकी फेस वैल्यू कितनी है, इंटरेस्ट किसके ऊपर कैलकुलेट किया जाए। बात समझ में आ रही कि मैं क्या बोल रहा हूं, 12,50,000 यहां पे मैंने लिख दिया और ये कॉलम मेंटेन किया ही नहीं, फेस वैल्यू वाला कॉलम।
तो मुझे बाद में कैसे पता चलेगा कि इंटरेस्ट कौन से वैल्यू के ऊपर कैलकुलेट करना है? हो सकता है कि एक डिबेंचर जो है वो 10 लाख के फेस वैल्यू, उसे परचेस किया आपने 16 लाख में, उसे परचेस किया आपने 16 लाख में, अच्छी कंपनी है तो परचेस कर लिया, तो यहां पे आपने लिख दिया 16 लाख एंड आपने मेंटेन नहीं किया कि उसकी फेस वैल्यू कितनी है, वो कॉलम बनाए नहीं, तो आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करो तो आपसे गलती क्या हो जाएगी, आप 16 लाख के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे जो कि उसकी मार्केट प्राइस है। बराबर, और इंटरेस्ट हमेशा किसमें मिलता है, फेस वैल्यू पे। इवन आपके पास फेस वैल्यू नहीं, उस डिबेंचर्स के नंबर्स हो और उसकी फेस वैल्यू कितनी है पर डिबेंचर ये भी पता हो तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। देखो 12,000 डिबेंचर्स है और 100 रुपए उसकी फेस वैल्यू, ये भी पता है, फेस वैल्यू तो पता चलती है क्योंकि वो डिबेंचर के ऊपर लिखी होती है, क्लियर, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। बट अगर आपने ये कॉलम मेंटेन नहीं किया देन इट विल बी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट इंटरेस्ट, बिकॉज आप गलती से इंटरेस्ट जो मार्केट प्राइस पे अपने डिबेंचर लिए उसके ऊपर गलती से इंटरेस्ट कैलकुलेट कर दोगे। इस वजह से यहां पे एक एडिशनल कॉलम मेंटेन किया जाता है, दैट इज फेस वैल्यू। बराबर, कुछ केस में आप फेस वैल्यू लिखोगे, कुछ केस में आप वहां पे नंबर ऑफ डिबेंचर्स देख लोगे, पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली पर्पस यही है कि फेस वैल्यू से हमें पता चलता है कि कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिबेंचर्स सेल हो जाए, कितने परचेस हो जाए, उसके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो कोई गड़बड़ नहीं होती है। ये समझा क्या? इन शॉर्ट मैंने इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट अकाउंट को मर्ज किया, बराबर, वो दो कॉलम तो बन गए, डेबिट साइड पे क्रेडिट साइड पे दो कॉलम बन गए। एडिशनली एक कॉलम आपको मेंटेन करना पड़ेगा, दैट इज फेस वैल्यू, जिससे आपको ये पता चले कि कितने डिबेंचर्स थे फेस वैल्यू के और उसके ऊपर इंटरेस्ट आप इजीली कैलकुलेट कर सको। समझा? ये समझे क्या? कुछ और नहीं है, मतलब कुछ मैंने अलग किया ऐसा कुछ भी नहीं, दो अकाउंट को मैं साथ में लेके आया और ऐसे आपको आंसर सॉल्व करना है, ऐसे आपको आंसर सॉल्व करना है, मतलब एग्जाम में आपके आंसर्स ऐसे बनेंगे, इस फॉर्मेट में बनेंगे। पर्टिकुलर्स होगा डेबिट साइड पे, बाद में क्या, फेस वैल्यू, इंटरेस्ट एंड रूल कहीं पे भी चेंज नहीं, आपके जो बेसिक रूल थे। अभी आप देखो, ध्यान सुनना, मैं एक एंट्री की पोस्टिंग करके आपको दिखाता हूं। पहले एंट्री कौन सी थी आपकी, उसकी पोस्टिंग करता हूं। हाँ, रोहन सर की बुक में, मेरे बुक में, मतलब इन्वेस्टमेंट को डेबिट दिया था, इंटरेस्ट को डेबिट दिया, बराबर, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट दोनों को डेबिट है। और क्रेडिट साइड पे कौन सा अकाउंट है, बैंक टू बैंक, तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के डेबिट साइड पे लिखना है। तो यहां पे जाके मैं क्या क्या करूंगा, ध्यान सुनना, डेबिट साइड पे जाके क्या करूंगा मैं, यहां पे टू बैंक, बैंक फेस वैल्यू इसकी कितनी थी, 12 लाख, इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट कितना था, आई थिंक 24,000, बराबर, और कितने में लिया, 12 लाख में ही लिया। अब बोलोगे सर 12 लाख 24,000 लिख दो, नहीं नहीं नहीं, इंटरेस्ट कंपोनेंट अलग ही लिखना है, इंटरेस्ट कॉलम में ही लिखना है। अब बोलोगे सर फिर ये डबल डबल 12 लाख हो गया, ये अभी डबल 12 लाख हो गया, बट जब आप 12 लाख के डिबेंचर्स मान लो 13 लाख 14 लाख में परचेस करते हो, तो उस वक्त मान के चलते वहां पे 14 लाख में मैंने वो इन्वेस्टमेंट ली होती तो कैसे दिखता, अगर 14 लाख में वो इन्वेस्टमेंट ली होती तो कैसे दिखता, फिर 12 लाख यहां पे लिखते और यहां पे कितने लिखता, 14 लाख। इससे मुझे बाद में ट्रैक रखना आसान जाता कि जो 14 लाख के डिबेंचर्स है उसकी फेस वैल्यू कितनी है और इंटरेस्ट हमें किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, 12 लाख के ऊपर ही कैलकुलेट करना है, ये मुझे बाद में याद रहता। इस वजह से फेस वैल्यू कॉलम बनाते हैं, जिससे डायरेक्टली कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इससे आपको कन्वीनियंस मिलता है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त। इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त गड़बड़ नहीं होगी, बराबर, इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो गड़बड़ नहीं होगी, इस वजह से फेस वैल्यू कॉलम मेंटेन किया जाता है, जस्ट टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ नंबर ऑफ डिबेंचर्स और फेस वैल्यू। समझा? ये फॉर्मेट कैसे आया, समझ में आ गया? बाद में हमने जब इंटरेस्ट मिल गया, बाद में इंटरेस्ट मिल गया ना 31 दिसंबर को, तो इंटरेस्ट को क्रेडिट देना है, तो बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक कितना, यहां पे था 72,000। बाद में जब आपने इन्वेस्टमेंट बेची तब की एंट्री क्या है, इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट टू इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट को क्रेडिट मिल गया, तो इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट के क्रेडिट कॉलम में लिखना है, क्या लिखना है, बाय बैंक, बाय बैंक, बाय बैंक। कितने की फेस वैल्यू उसकी 12 लाख, पूरा बेच दिया ऐसा मैंने बोला है, हो सकता है इसमें से आधे बेच दिए, तो यहां पे फेस वैल्यू आधी आ जाएगी, जिससे पता चलेगा कितने हमारे पास डिबेंचर्स बचे हैं, मतलब 12 लाख में से 6 लाख के ही बेच दिए, 6.5 लाख में बेच दिए, मान लो 6 लाख के है, फेस वैल्यू 6 लाख है, बट मार्केट में ज्यादा प्राइस थी इस वजह से 6.5 लाख में बेच दिए, तो यहां पे 6 लाख ही लिखा जाएगा और बचेगा बैलेंस 6 लाख का। मतलब फेस वैल्यू क्लियरली हमें समझ में आती है अगर हमने फेस वैल्यू कॉलम बना दिया तो। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें 12 लाख का 12 लाख में बेचा था, कोई चेंज नहीं था, और यहां पे था 36,000 इंटरेस्ट। अभी आप कैलकुलेट करते हो तो आपको दिखाई देगा ये तो अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया, 12 लाख 12 लाख,
एंट्रीज के साथ 12 लाख 12 लाख, और ये अकाउंट का बैलेंस कहां पे जाएगा, पीएनएल अकाउंट में। मतलब ऊपर जो दो अकाउंट बन रहे थे ना, दो अकाउंट बनाए थे ऊपर, ये जो दो अकाउंट, इन दोनों को सिर्फ क्या किया है, मर्ज किया है, बराबर। और एक एडिशनल कॉलम वहां पे जोड़ दिया, दैट इज फेस वैल्यू। कौन सा कॉलम जोड़ दिया, बोलो, फेस वैल्यू वाला कॉलम जोड़ दिया। और ये करके आपके पास क्या आ गया, इन्वेस्टमेंट अकाउंट आ गया। ओके, इन्वेस्टमेंट अकाउंट कैसे बनता है, और ऐसा क्वेश्चन आपको 10 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है, कितने, 10 मार्क के लिए। सो ये इतना आसान है, आसान है आगे सर, लेकिन ध्यान देना इतना ही नहीं है, हमें आगे और पढ़ना है, एडजस्टमेंट आते हैं इसके ऊपर, वो हम पढ़ लेंगे। बट आई एम श्योर जिस तरह से हम चल रहे हैं और जिस तरह से आप उसे कैच कर रहे हो, ओके, ये बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करने वाला। क्लियर, रूल जितने क्लियरली आप आपके दिमाग में रख लोगे, क्लैरिटी होगी, उतना वहां पे क्या है कि आप गलती नहीं करोगे। क्लियर, यहां तक कोई डाउट है, क्या करना है समझ में आ गया आपको, करना क्या है समझ में आ गया, बोलो बोलो फटाफट 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 फटाफट। किसी को कोई डाउट है बोल देना कोई डाउट हो तो। नो डाउट, क्या बात है, आप लोग तो तूफान लग रहे हो, तूफान अंडरस्टैंडिंग, तूफान टैलेंट। ठीक है, तो चलो मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि आपको कोई डाउट आए नहीं दिमाग में। ठीक है, बट कभी डाउट आते हैं तो बता देना। ठीक है, मैं तो पूछता ही रहता हूं डाउट आया क्या। ठीक है, बट स्टिल आप भी बता देना। ठीक है, तो यहां पे देखो कुछ हम रूल्स पढ़ लेते हैं अबाउट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, ये जो रूल्स पढ़ रहे हैं हम, वो है डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। किसके पढ़ रहे हैं, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स। और कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन डिबेंचर्स और बॉन्ड्स का ही होता है, वही हमने पहले ले लिया। इक्विटी शेयर्स उसकी में आपने इन्वेस्टमेंट की तो कंपैरिजन में उसमें कैलकुलेशन होता ही नहीं। कैलकुलेशन क्यों नहीं होता इक्विटी शेयर्स में, बोलो, बता पाओगे, इक्विटी शेयर्स में कैलकुलेशन क्यों नहीं होता है ज्यादा, कुछ आप इसके ऊपर रोशनी डालना चाहोगे। मैंने एक स्टेटमेंट बोल दिया, कौन सा स्टेटमेंट बोल दिया, इक्विटी शेयर्स के ऊपर ज्यादा कैलकुलेशन नहीं होता है, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स में होता है, इक्विटी में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एक बात समझ लो, पहली बात, ठीक है, पहली बात समझ लो, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स इस पे आपको मिलता है फिक्स्ड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डेट, साल में 2 बार मिलता है। जब जब आप इन्वेस्टमेंट बेचोगे, डिबेंचर बेचोगे, तब तब आप इंटरेस्ट लोगे, और जब आप सेल करोगे, सॉरी बेचोगे, बेचोगे तो उस केस में आप इंटरेस्ट लोगे, और जब खरीदोगे तो इंटरेस्ट लोगे। मतलब हर बार इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है इन केस ऑफ डिबेंचर एंड इन केस ऑफ बॉन्ड। बट इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड फिक्स नहीं होता है। डिविडेंड फिक्स होता है क्या, नहीं। इस वजह से डिविडेंड का कैलकुलेशन तभी होता है जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं हुआ तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट में डिविडेंड कहीं पे आएगा ही नहीं। तो डिविडेंड की फ्रीक्वेंसी कम है, हर ट्रांजैक्शन टाइम पे डिविडेंड कैलकुलेट नहीं होता है, क्योंकि ये श्योर नहीं होता कि डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा कुछ पता नहीं होता है। इस वजह से इक्विटी शेयर्स में जो फिक्स कंपोनेंट है कैलकुलेशन का, इंटरेस्ट, वो होता ही नहीं है, और होता नहीं, इस वजह से इक्विटी शेयर्स में कैलकुलेशन कम होता है। तो आपको अगर डिवेंचर्स एंड बॉन्ड समझ में आ गए तो इक्विटी तो ऐसे ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन कंपेरिजन में कम है। आया ध्यान में, आएगा ध्यान में, हाँ। चलो आगे बढ़ते हैं, हम सभी रूल्स पढ़ने वाले, उसका टेंशन आप मत लो। अभी जो इंटरेस्ट से जुड़े रूल्स है वो हम यहां पे पढ़ लेते हैं। ओके, जो शेयर से रिलेटेड वो आगे पढ़ लेंगे, डोंट वरी। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना सभी लोग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल शुड बी रिकॉग्नाइज इन पी एंड एल अकाउंट। अगर आप आपकी इन्वेस्टमेंट सेल करते हो तो हो सकता है कि आपको प्रॉफिट हो। अभी तक मैंने जो एग्जांपल लिया ना, उसमें सिंपली मैंने लिया 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 12 लाख में ही बेच दी, बराबर। 12 लाख की इन्वेस्टमेंट थी, 12 लाख में ही बेच दी, ऐसा मैंने देखा, तो उसमें तो कोई प्रॉफिट नहीं था, ना कोई लॉस था। लेकिन हो सकता है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने बेच दी, उसमें आपको प्रॉफिट या लॉस हो गया, तो वो कैलकुलेट कैसे करना है ये हमें अभी हमें समझना है। प्रॉफिट या लॉस कैसे कैलकुलेट करना है ये हमें यहां पे समझना है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना।
यहां पे होगा। हम्म यहाँ पे दिया है, वही मैं ढूंढ रहा था। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक बार रिपीट करते हैं, उसके बाद में सेल और परचेस का देख लेते हैं। सभी लोग ध्यान सुनना। हाँ, इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डिक्लेरेशन डेट, मतलब लास्ट ड्यू डेट टू प्रेजेंट डेट, ये हमने पढ़ लिया। डिविडेंड का अभी नहीं पढ़ेंगे, डिविडेंड का आगे पढ़ लेंगे, जब इक्विटी स्टार्ट हो जाएगा उस वक्त पढ़ लेंगे। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन फेस वैल्यू, ये भी हमने पढ़ लिया। डिविडेंड, डिविडेंड का बाद में कैलकुलेट कर लेंगे। डिविडेंड इज अनसर्टेन, हर बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, जब डिविडेंड डिक्लेयर होता है तभी हम डिविडेंड को ट्रीटमेंट देते हैं। वो कैसे, वो हम आगे पढ़ लेंगे जब इक्विटी शेयर्स की बात चलेगी। चलो सभी यहां, सब लोग यहां पे आ जाओ। मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस की, कल तो मैंने बोला कि सिंपल एग्जांपल था, उसने 12 लाख में मुझे इन्वेस्टमेंट दे दी। बराबर, अगर प्राइस कम इंटरेस्ट हो तो पहले इंटरेस्ट निकाल दो, मुझे इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट चाहिए। किसकी चाहिए? इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो तो सबसे पहले वो कंपोनेंट हटाना है, और इंटरेस्ट का कंपोनेंट कांस्टेंट होता है, फिक्स होता है, फिक्स पीरियड जो भी है उसका कैलकुलेट करके हमें हटा देना है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया, 12,30,000 पे सौदा डिसाइड हो गया होता, मैंने जब बेचा तब, तो मैं 12 लाख इन्वेस्टमेंट किया और 30,000 इंटरेस्ट किया, ऐसा करता कि नहीं? मैं इंटरेस्ट कैलकुलेट करता, कितने दिन का इंटरेस्ट है? 3 महीने का। फेस वैल्यू कितनी है? 12 लाख। 12 लाख इंटू 12% इंटू 3/12, 3 महीने का निकालता, 36,000 आ जाता। तो मैं कहता 12,30,000 में से 36,000, 12,30,000 में से 36,000 इंटरेस्ट है, और बाकी का अमाउंट जो है वो मेरा इन्वेस्टमेंट का सेल प्राइस है। मतलब अगर प्राइस कम इंटरेस्ट है, सबसे पहले क्या करना है? इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट अलग कर देना। चलो इंटरेस्ट वाला कंपोनेंट अलग कर देना, ये बात याद आएगी आपको। जो भी प्राइस बताएगी परचेस प्राइस, उसमें अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो, लेस कर दो। इफ प्राइस इज कम इंटरेस्ट देन डिडक्ट दैट इंटरेस्ट। बाद में मार्केट से जब मैं इन्वेस्टमेंट परचेस करता हूं तो ब्रोकरेज देना पड़ता है। ब्रोकरेज या जो एजेंट होता है जिनके थ्रू, या जो अभी आजकल प्लेटफॉर्म्स आते हैं जिनके थ्रू हम वहां पे इन्वेस्टमेंट परचेस कर, उनको हमें कुछ ब्रोकरेज देना पड़ता है, 1%, 2% एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जो 1%, 2% है वो हमें क्या करना पड़ेगा? ये अपने लिए क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल संकल्प से मैंने संकल्प, उससे मैंने इन्वेस्टमेंट ली, उस वक्त मुझे जो एजेंट है, ब्रोकर है, उसको 2% देने पड़े। तो 2% देने पड़े, तो ये मेरे लिए क्या है? खर्चा है या इनकम है? बोलो। 2% एक्सपेंस है, बराबर। और ये एक्सपेंस किसके लिए हो गया? एसेट लेने के लिए। तो एसेट लेने के लिए जो भी खर्चे होते हैं वो एसेट की वैल्यू में ऐड किए जाते हैं। ये आपको आइडिया है ना? जैसे कि आप क्या करते थे बचपन नहीं, अभी लेटेस्ट, मतलब जब आप डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करते थे, आपको पता जाता था 5 लाख की एसेट है एंड 1 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। 1 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट है। आप डिप्रिसिएशन किसके ऊपर कैलकुलेट करते थे? 5 लाख पे या 6 लाख पे? बोलो, किस पे कैलकुलेट किया जाता था? 5 लाख पे या 6 लाख पे डेप्रिसिएशन? ये आइडिया क्या? 5 लाख की एसेट है, 1 लाख इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, या 1 लाख में सब है, इंस्टॉलेशन कॉस्ट है, ट्रैवलिंग मतलब उसे लाने के लिए खर्चा, किस पे कैलकुलेट करते थे? सभी लोगों को क्लियर है ना? 6 लाख। भाई मतलब इसके पीछे एक रूल है। रूल क्या है? ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स खुद ये कहते हैं, एसेट परचेस करने के लिए जो भी खर्चा आता है वो एसेट की वैल्यू में ऐड होना चाहिए। दैट शुड बी पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट, वो एसेट की कॉस्ट में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि वो एसेट परचेस करने के लिए खर्चा हो गया। आया समझ में? इस वजह से यहां पे भी जो भी आप ब्रोकरेज दोगे परचेस करते वक्त, तो आपका खर्चा है एसेट लेने के लिए, इस वजह से उसे एसेट की वैल्यू में ऐड करना चाहिए। एसेट लेते वक्त का खर्चा इंक्लूड करना चाहिए एसेट में। हाँ, एसेट लेने के बाद में उसका मेंटेनेंस का खर्चा वो पीएनएल अकाउंट में जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कार ले ली, कार का मेंटेनेंस है वो अलग, बट कार के टाइम पे आपने रजिस्ट्रेशन फीस पे की, आरटीओ की, तो उस केस में ये कार की वैल्यू में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि एसेट लेने के लिए जो भी खर्च आता है वो एसेट की वैल्यू में ऐड करना चाहिए। तो आप क्या करोगे? परचेस प्राइस जो भी है, परचेस प्राइस जो भी है उसमें आप क्या करने वाले? ब्रोकरेज ऐड करोगे। सर ये ब्रोकरेज जो है वो इंटरेस्ट, जैसे कि यहां पे देखो, ये कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट के दिमाग में, आप ये क्लियर कर देना। आपकी कोई डाउट हो तो अभी बता देना, जब मैं समझाऊंगा उसके बाद में। एक डाउट हमेशा रहता है। देखो 12 लाख आपके डिवेंचर की प्राइस थी, आपने बेचा 12,30,000 में। दिस इज कम इंटरेस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट, बराबर। और 2% जो है, ये 2% क्या है? ब्रोकरेज है। तो ब्रोकरेज किसके ऊपर लगेगा? ये सबसे पहला क्वेश्चन है।
12 लाख के ऊपर लगेगा, ये 12,30,000 के ऊपर लगेगा, 12 लाख के ऊपर लगेगा, ये 12,30,000 लगेगा। क्या लगता है, पहले आप बता देना, 12 लाख या 12,30,000। यहां पे कंफ्यूजन होता है, यहां पे गलती होती है स्टूडेंट से, इस वजह से ये दिमाग में फिट कर देता हूं, ये भी प्रॉब्लम। बोलो सभी, एक दो नहीं बता दिया, बाकी भी बता देना, क्योंकि सभी को ये डाउट आने वाला है आगे जाके। तो पहले ही मैं आपके दिमाग में फिट कर दूं तो आगे डाउट ही नहीं आएगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बोलो कितना? कुछ लोगों ने बोला 12 लाख पे। तो सिंपल बात है, सिंपल बात है, हमेशा हमेशा ब्रोकरेज लगता है ट्रांजैक्शन प्राइस पे। आपका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है उस पे ब्रोकरेज लगेगा। तो यहां पे देखो, अगर आप ट्रांजैक्शन करो 12,30,000 का, तो वो ये नहीं सुनेंगे इसमें 30,000 जो है या 36,000 इंटरेस्ट है, वो नहीं सुनेंगे। वो प्लेटफॉर्म जो होता है उस पर जितना पेमेंट ट्रांसफर होगा डायरेक्टली 2% कट हो जाएगा, बराबर। तो इस वजह से उस वक्त इंटरेस्ट जो लग जाएगा 12,30,000 के ऊपर लग जाएगा, ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर लगता है, हमेशा याद रखना। इवन इफ इंटरेस्ट इज इंक्लूडेड बट ट्रांजेक्शन प्राइस कितनी, 12,30,000, तो पूरे अमाउंट के ऊपर 2% लग जाएगा। इसी वजह से तो लोग ट्रांजेक्शन करते वक्त एक्स इंटरेस्ट करते हैं। ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं? एक्स इंटरेस्ट, मतलब प्राइस अलग और इंटरेस्ट अलग। आप ये करोगे ना तो उस केस में मेन प्राइस पे आपका ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन आपने कम इंटरेस्ट प्राइस पे अगर ट्रांजेक्शन किया हो तो इंटरेस्ट टोटल के ऊपर लगता है, कभी भी याद रखना, ठीक है। अगर आपने कम इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन किया हो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी 2% लगेगा, आएगा ध्यान में, ठीक है। हाँ, अगर आपको इससे बचना है तो सिंपल बात है, एक्स इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन होना चाहिए जिसमें प्राइस अलग इंटरेस्ट अलग, इंटरेस्ट का पेमेंट अलग होगा, प्राइस का अलग होगा, और उस प्राइस के ऊपर आपका क्या लगेगा? ब्रोकरेज लगेगा। जब जब कम इंटरेस्ट प्राइस पे आप ट्रांजैक्शन करोगे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट करोगे, आपको यह दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, ब्रोकरेज जो है वो इवन इंटरेस्ट अमाउंट के ऊपर भी जा रहा है। उस वक्त तो सुन के नहीं लेते, आपका ट्रांजैक्शन प्राइस कितना है वो देख लेंगे, ठीक है। इस वजह से इंटरेस्ट हमेशा जो है वो सेपरेट ट्रांजैक्शन होना चाहिए, एक इंटरेस्ट पे हो गया तो अच्छी बात है। समझेगा मैं क्या बोल रहा हूं? तो देखो, इस वजह से जो भी प्राइस है यहां पे देखो, जो भी प्राइस है परचेस प्राइस, अगर ये 12 लाख है, परचेस प्राइस 12 लाख है, तो ब्रोकरेज 12 लाख के ऊपर लगेगा। इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं तो अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्ट इंक्लूड है तो जो भी प्राइस वहां पे ट्रांजैक्शन प्राइस है उसके ऊपर ब्रोकरेज लगेगा। 1% और 2% ऐड करना है, क्योंकि ये खर्चा हो गया। एसिड जो है वो 12 लाख में नहीं मिली, उसके ऊपर 2% भी देना पड़ा, तो ऑब्वियसली 12 लाख प्लस 2% इतने पे हमें पड़ी, ठीक है। माइनस इंटरेस्ट, देखो पहले ब्रोकरेज ऐड किया और बाद में इंटरेस्ट ऐड किया। इंटरेस्ट लेस किया है, इंटरेस्ट तब लेस करना है जब प्राइस कम इंटरेस्ट हो। इफ प्राइस इज एक्स इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट इंक्लूड है ही नहीं, तो माइनस क्या करा है, बराबर। तो इन केस डिवेंचर्स और बॉन्ड्स इफ परचेस इज कम इंटरेस्ट, परचेस प्राइस इज कम इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कब माइनस करेंगे? बोलो, अगर इंक्लूड होगा तो ही माइनस करेंगे। इंक्लूड कब होता है? कम इंटरेस्ट प्राइस में। तो अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, एक्स इंटरेस्ट प्राइस है तो इंटरेस्ट माइनस करने की जरूरत नहीं है। समझे? परचेस प्राइस जो भी है अगर कम इंटरेस्ट है पूरे अमाउंट के ऊपर लगेगा, और एक्स इंटरेस्ट है तो प्राइस अलग से पता है तो उसके ऊपर लगेगा जो भी है। आपने ब्रोकरेज ऐड कर दिया, उसके बाद में अगर कम इंटरेस्ट प्राइस थी तो इंटरेस्ट लेस करना है। तो ब्रोकरेज पहले ऐड क्यों किया, समझा क्या? क्योंकि अगर कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो पूरे प्राइस के ऊपर इंक्लूडिंग इंटरेस्ट उसके ऊपर आपको क्या लगता है? ब्रोकरेज लगता है, एंड देन इंटरेस्ट माइनस कर दो। ये समझा? बोलो हाँ या ना? ये समझा क्या? ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर आपको क्या लगता है? ट्रांजैक्शन प्राइस के ऊपर आपको लगता है ब्रोकरेज। अगर आपने इंटरेस्ट इंक्लूड करके प्राइस डिसाइड किया, कम इंटरेस्ट हो तो पूरे प्राइस के ऊपर लग जाएगा, कोई ऑप्शन नहीं। उससे बचने के लिए आप ट्रांजैक्शन एक्स इंटरेस्ट करो, प्राइस अलग दिखा दो और इंटरेस्ट अलग, तो वो प्राइस के ऊपर लग जाएगा। आपने प्राइस में इंटरेस्ट इंक्लूड कर दिया तो बात खत्म, उसके ऊपर भी लग जाएगा। तो ब्रोकरेज जो है वो ऐड कर दो परचेस प्राइस में, एंड इंटरेस्ट जो है अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है तो लेस कर दो बाद में। ये समझा क्या? बोलिए हाँ या ना? यस सभी को? इसमें कंफ्यूजन होता है, कम इंटरेस्ट प्राइस हो, जो भी प्राइस आपको बता दिए, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट अलग नहीं बताया तो टोटल प्राइस के ऊपर ब्रोकरेज लगेगा, उसमें कोई ऑप्शन है नहीं। ओके, ध्यान दो, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ परचेस, दिस इज योर,
एंड सेल प्राइस एंड इंटरेस्ट। देखो सेल प्राइस का कैलकुलेशन कैसे होगा, सेल प्राइस वैसे ही जैसा भी किया था, कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है, भले वो सेल हो परचेस हो, भाई वो लगता है। भाई अगर सेल प्राइस, ध्यान सुनना, सेल प्राइस जो भी वो लिखो, अभी आपको सोचना पड़ेगा ये कम इंटरेस्ट प्राइस है या एक्स इंटरेस्ट प्राइस है। कम इंटरेस्ट है तो यहां पे कम इंटरेस्ट प्राइस आ जाएगी, ब्रोकरेज इंक्लूडिंग इंटरेस्ट हो तो भी लग जाएगा अगर कम इंटरेस्ट प्राइस है, माइनस ब्रोकरेज। तो ये ब्रोकरेज माइनस क्यों किया सर, ऊपर तो ऐड किया था सर, अभी माइनस कर दिया, ये इस वजह से कंफ्यूजन होता है सर। जिए तो जिए कैसे, करे तो करे क्या, ऊपर ब्रोकरेज सर उन्होंने ऐड किया है ऊपर और अभी वो माइनस कर रहे हैं, इस वजह से कंफ्यूजन होता है सर। क्यों माइनस किया, ऊपर ऐड किया था अभी माइनस किया उन्होंने, क्यों, कुछ समझा। अब बोलो कुछ तो, कुछ समझ में आ रहा है। ब्रोकरेज लेस क्यों किया, ये मेन वहां पे क्वेश्चन है यहां पे। तो देखो देखो ध्यान सुनना, आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो, आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो, आप किसी को गुड्स सेल कर रहे हो, हाँ परचेस कर रहे थे, पहले परचेस कर रहे थे, परचेस कर रहे थे, परचेस कर रहे थे एसेट, वो एसेट थी 10 लाख की और उसका ब्रोकरेज जो है, ओके वो मान के चलते हैं, मान के चलते 10% देना पड़ा, मान के चल रहे 10% देना पड़ा, मतलब 1 लाख देना पड़ा। तो आपको वो एसेट कितने में पड़ी, एसेट कितने में पड़ी, फटाफट बता दो कितने में पड़ी, 11 लाख। मतलब आपने क्या कर दिया यहां पे, ये 1 लाख ब्रोकरेज का ऐड कर दिया, करेक्ट है, 1 लाख ब्रोकरेज का ऐड कर दिया। अगर आप सेल कर दो एसेट, आप 10 लाख में सेल कर देते हैं, बट किसी ने आपके पास से ब्रोकरेज ले लिया 1 लाख का, तो ये एसेट कितने में सेल हो गई, ये तो बता दो। सेल कर रहे हो 10 लाख का और ब्रोकरेज देना पड़ा 1 लाख, मतलब एसेट कितने में सेल हो गई इफेक्टिवली, 9 लाख, बराबर। तो माइनस हो गया ना यहां पे, ये माइनस हो गया ना, मतलब जब हम सेल करते उस वक्त कुछ खर्चा करना पड़ता है तो हमारे पास पैसे कम आते हैं, बात को समझो। परचेस करते हो ब्रोकरेज देना पड़ा, पैसे ज्यादा जा रहे, बराबर, तो ऐड करते हैं, बराबर। और यहां पे जब हम सेल करते हैं उस वक्त अपना पैसा कुछ ब्रोकरेज करके कट होता है, तो अपने हाथ में जो इफेक्टिवली पैसे आते हैं ना वो कम आते हैं, इस वजह से सेल के टाइम पे ब्रोकरेज पे किया तो वो सेल प्राइस से लेस होता है, क्योंकि उतने पैसे हमें मिले ही नहीं है। 10 लाख में सेल होने वाली थी, 1 लाख तो ब्रोकरेज लेके गया, अपने हाथ में कितने बचे, सिर्फ 9 लाख बच गए। तो इस वजह से सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या किया जाता है, लेस किया जाता है। और परचेस के टाइम पे जो कि हम एसेट के भी पैसे दे रहे और ऊपर से एडिशनल ब्रोकरेज के भी पैसे दे रहे, तो खर्चा बढ़ रहा है, इस वजह से ऐड करते, बढ़ रहा है इस वजह से ऐड करते। और सेल के टाइम पे हमें जो पैसा मिलने वाला उसमें से पैसे कट कर रहे हैं वो, ओके, तो अपने हाथ में पैसे कम आ रहे, इस वजह से ब्रोकरेज लेस किया जाता है इन केस ऑफ सेल। समझा, समझा। और ब्रोकरेज लेस करने के बाद में, सेल प्राइस में ब्रोकरेज लेस करने के बाद में अगर इंटरेस्ट इंक्लूड हो, कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो उसे क्या करना है, कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो उसे क्या करना है, लेस कर देना। कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो उसे क्या कर देना है, लेस कर देना है। हर जगह, दोनों जगह पे भी कॉमन है, इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो इंटरेस्ट लेस कर दो, यहां पे भी कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो इंटरेस्ट लेस कर दो। इंटरेस्ट कंपोनेंट हमेशा सेपरेट रखना है, उससे प्राइस से अलग करना ही है, वेदर इज सेल और परचेस फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ ब्रोकरेज में परचेस के टाइम पे ब्रोकरेज ऐड किया जाता है उसका भी लॉजिक बता दिया, और सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लेस किया जाता है उसका भी लॉजिक हमने देख लिया। ये लॉजिक में कोई कंफ्यूजन है क्या आपको, बोलो, ये लॉजिक में कोई कंफ्यूजन है क्या, ये लॉजिक में कोई कंफ्यूजन, नो, क्लियर। तो परचेस के टाइम पे क्या करते हैं, बोलो परचेस के टाइम पे क्या करते हैं, क्योंकि ये हमें कैलकुलेट करना होता है और एसेट के, सही, परचेस प्राइस अमाउंट कॉलम में लिखनी होती है इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो बोलो परचेस के टाइम पे क्या, पहले क्या, प्राइस, परचेस प्राइस, कॉस्ट निकालनी है, परचेस की कॉस्ट, परचेस प्राइस, बाद में क्या, प्लस ब्रोकरेज। ब्रोकरेज किसके ऊपर, जो भी प्राइस है, कम इंटरेस्ट हो या एक्स इंटरेस्ट हो, जो भी प्राइस है उसके ऊपर ऐड कर देंगे। एंड इंटरेस्ट क्या कर देंगे बाद में, लेस, अगर कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो लेस कर देंगे, इंक्लूड है ना प्राइस में इंटरेस्ट, तो लेस कर देंगे। और सेल के टाइम पे, सेल के टाइम पे क्या होता है, सेल प्राइस जो भी है उससे ब्रोकरेज क्या करेंगे, बोलो, सेल के टाइम पे ब्रोकरेज क्या कहते हैं,
लेस, इसका रीजन क्या है? परफेक्ट, इसका रीजन क्या है? पैसे कम मिल रहा है, जितने मांगे थे मतलब जितने पैसे थे वो तो मिले ही नहीं, कम मिल रहे हैं, इस वजह से वहां पे क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, इस वजह से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा, और इंटरेस्ट भी लेस हो जाएगा अगर कम इंटरेस्ट है। बार बार एक चीज बोल रहा हूं, इंटरेस्ट तभी लेस होगा जब कम इंटरेस्ट प्राइस हो, तभी लेस होगा। अगर एक्स इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट इंक्लूड ही नहीं है, एक्सक्लूड किया है, तो फिर लेस करने की क्या जरूरत है? इन केस ऑफ एक्स इंटरेस्ट प्राइस, इंटरेस्ट शुड नॉट बी डिडक्टेड बिकॉज इंटरेस्ट इज गिवन सेपरेटली। ये इंटरेस्ट लेस करने वाला तभी एप्लीकेबल बनता है जब वो प्राइस कम इंटरेस्ट है, तो आपको मिल जाती है नेट सेल प्राइस। नेट सेल प्राइस, तो आपको मिल जाती है नेट सेल प्राइस। भाई इसके आगे कॉस्ट कैलकुलेट करना बताया, वो कॉस्ट कैलकुलेट करना, सेल में से कॉस्ट लेस करके प्रॉफिट आता है ना, वो हम आगे देख लेंगे। यहां तक कोई डाउट है? जो अभी हमने पढ़ा उसमें तो कोई डाउट है क्या? जो अभी हमने पढ़ा उसमें कोई डाउट है क्या? बोलो। नो? पक्का कोई डाउट हो तो बता देना। तो यहां पे आगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स का अलग होता है। यहां पे देखो डिबेंचर्स ऑफ बॉन्ड्स, और यहां पे क्या है? इक्विटी शेयर्स। तो डिबेंचर्स एंड बॉन्ड में क्या होता है? इंटरेस्ट रेट इज फिक्स्ड एंड रिसीट ऑफ इनकम इज सर्टेन। उसमें पक्का होता है कि पैसे मिलेंगे, इस वजह से तो हम उस भरोसे पे, मतलब जैसे कि कल मैंने बोला संकल्प ने आके मुझे इन्वेस्टमेंट बेच दी, तब मैंने उसे एडवांस में इंटरेस्ट दे दिया, ये मान के कि मुझे कंपल्सरी, किससे? मुझे कंपल्सरी यहां पे कंपनी से इंटरेस्ट मिलने वाला है, यही मेरा अजम्पशन था ना। आगे समझ में क्या बोल रहा हूं? ठीक है, तो सर्टेन होता है कि इंटरेस्ट मिलेगा, इनकम मिलेगा, इस वजह से हम क्या कहते हैं? वो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन बार बार करते हैं। जब भी परचेस होता है तब हम इंटरेस्ट देते हैं सामने वाले को, जब सेल होता है हम एडवांस में इंटरेस्ट लेते हैं। ये सब इस वजह से होता है क्योंकि वहां पे कंफर्म होता है। बट इन केस ऑफ डिविडेंड, डिविडेंड रेट इज नॉट फिक्स्ड एंड रिसीट ऑफ इनकम इज अनसर्टेन। इक्विटी शेयर्स में डिविडेंड का पक्का कुछ बता नहीं सकते। क्लियर? एंड इस वजह से नॉट पॉसिबल टू कैलकुलेट डिविडेंड एक्रूड अनलेस इट इज डिक्लेयर्ड। इस वजह से डिविडेंड तब तक हम कहीं पे कैलकुलेशन में लेते नहीं जब तक वो डिक्लेयर नहीं होता। कंपनी जब तक डिक्लेयर नहीं करती है, कंपनी ने अनाउंस कर दिया कि आपको डिविडेंड मिलेगा, तो ही हम डिविडेंड कंसिडर करते हैं, अदरवाइज डिविडेंड का कैलकुलेशन नहीं होता है। इस वजह से इक्विटी शेयर्स के केस में आपका कैलकुलेशन बहुत हद तक कम होता है। क्योंकि डिविडेंड तो तभी लेना है जब कैलकुलेशन, जब डिक्लेयर किया जाए। बट बॉन्ड्स एंड डिवेंचर के केस में क्या है? आपको कैलकुलेट करना ही पड़ता है, क्योंकि हर बार हर ट्रांजेक्शन टाइम पे आपको कैलकुलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां पे देखो, इन केस ऑफ डिवेंचर इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रिसीवेबल ऑब्लिक एक्रूड अप टू क्लोजिंग ईयर। मतलब साल के एंड तक आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि पता होता है कि ये इंटरेस्ट मिलने वाला है। ऑन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ कैलकुलेशन, इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट इंटरेस्ट रिसीवेबल बाय सेलर ऑफ इन्वेस्टमेंट व्हिच विल बी रिसीव्ड बाय बायर ऑन ड्यू डेट। देखो, मैंने इन्वेस्टमेंट बेची, सेलर एज एन सेलर, बाय ने ले ली, मैंने बेची, बाय ने ले ली, तो जिस दिन बेची उस दिन इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? वो तो ऑलरेडी किया है सर, आप क्या बोल रहे हो? किया ना हमने। मैंने जब इन्वेस्टमेंट बेची या मैंने खरीदी, उस दिन पे मैंने कैलकुलेशन किया था कितना इंटरेस्ट मुझे मिलना चाहिए था, कितना आगे मेरा हक बनता है, बराबर? तो कैलकुलेट कर सकते हैं। देयरफॉर सेलर कैन आस्क फॉर इंटरेस्ट ड्यू ऑन डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, देयरफॉर ट्रांजैक्शन प्राइस में बी एक्स इंटरेस्ट और कम इंटरेस्ट। एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? बोलो, एक्स इंटरेस्ट मतलब क्या? एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। और कम इंटरेस्ट मतलब क्या? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो कम इंटरेस्ट हो तो क्या होगा? इंटरेस्ट शैल बी सेपरेटेड फ्रॉम प्राइस एंड शैल बी शोन इन द इंटरेस्ट कॉलम एंड रिमेनिंग अमाउंट इन कॉस्ट कॉलम बाय एडिंग ब्रोकरेज एंड कमीशन। ब्रोकरेज एंड कमीशन ऐड करके दिखाएंगे। ये हमने जो पढ़ा था वही चीज है, कुछ अलग नहीं। हमने जो जो चीजें पढ़ी है ना, वो सिर्फ थ्योरेटिकल फॉर्म में मैंने आपको एक बार रिपीट कर दी, जो आपके बुक में लिखी हुई है। समझा? ये तो कैलकुलेशन करके हमने देखे, ये वाले कैलकुलेशन। इंक्लूडिंग हो तो इंटरेस्ट अलग करना है, ये तो हमने पढ़ाई है। और कैसे अलग करना है ये भी है, बराबर? परचेस प्राइस हो उसमें ब्रोकरेज ऐड कर दो, बराबर? कम इंटरेस्ट प्राइस हो तो उसके ऊपर ब्रोकरेज लगता है, टोटल के ऊपर ही लगता है। एंड देन कम इंटरेस्ट प्राइस से क्या कर दो? इंटरेस्ट लेस कर दो। इंटरेस्ट हमेशा फेस वैल्यू पे ही कैलकुलेट किया जाता है, ये करना पड़ेगा, इसलिए उसमें कोई भी चेंज नहीं है, वो हमेशा
कांस्टेंट रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। कोई डाउट है यहां तक? बोलो, कुछ पूछना है? कोई भी डाउट है? नहीं डाउट? बताओ, आगे बढ़ने से पहले एक बार बता देना, इसमें कोई डाउट है क्या? अब बोलो फटाफट। नो? क्लियर? पक्का? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये कंसेप्ट वैसे देखा जाए तो अभी ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं है। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, प्री एक्विजिशन एंड पोस्ट एक्विजिशन, ये कंसेप्ट आपके लिए नहीं है। ये पढ़ लिया आपने, कहां पे पढ़ लिया? ध्यान दो, मैंने क्या बोला था? मैं जिस दिन इन्वेस्टमेंट लेता हूं उस दिन मैं 2 महीने का इंटरेस्ट पे करता हूं संकल्प को। ये हमने एग्जांपल लिया था। एज्यूमिंग दैट कि ये इंटरेस्ट मुझे आगे मिलेगा और मैंने जो पैसे दे दिए उसकी रिकवरी हो जाएगी। करेक्ट है ना? मैंने संकल्प को क्यों दिया इंटरेस्ट? जो भी मैंने इंटरेस्ट दिया था 24,000 का 2 महीने का, क्यों दिया? क्योंकि मुझे पता था ये पैसे मुझे मिलने वाले। मतलब ध्यान सुनना, एक बार रिपीट करता हूं। इसे बोला था प्री एक्विजिशन पोस्ट एक्विजिशन। सभी लोग ध्यान देना। मैंने 12 लाख की इन्वेस्टमेंट ली थी, सभी आप लोग बताओगे मुझे 12 लाख की इन्वेस्टमेंट ली थी कब? 31 अगस्त। ड्यू डेट कौन से है? सेम वही जो लास्ट बोले थे, 30 जून, 31 दिसंबर, ये ड्यू डेट है। बराबर, मैंने लिया था 31 अगस्त को। बराबर, मुझे इंटरेस्ट कब मिलेगा? इंटरेस्ट रिसीव्ड, आप फटाफट बता देना। इंटरेस्ट रिसीव्ड कब मिलेगा? बोलो, मुझे कब इंटरेस्ट मिलेगा कंपनी से? 31 अगस्त को मैंने इन्वेस्टमेंट ली है, कब मिलेगा? 31 दिसंबर। परफेक्ट। कितने दिन का मिलेगा? कितने दिन का मिलेगा ये भी बता दो। परफेक्ट। कितने दिन का? 6 मंथ्स का। क्या ये इंटरेस्ट जो भी मिल रहा है कितना? 72,000 हमने कैलकुलेट करके रखा था। 72,000 ही था ना, 12% के हिसाब से, 12% पर एनम के हिसाब से 72,000। क्या ये जो इंटरेस्ट मिला है ये पूरा इंटरेस्ट पोस्ट एक्विजिशन वाला है क्या? सो पहले ये बताओ व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन। एक्विजिशन मतलब जिस दिन परचेस किया, एक्वायर करना मतलब परचेस करना, एक्विजिशन करना मतलब परचेस करना। पोस्ट एक्विजिशन मतलब एक्विजिशन करने के बाद में, और प्री एक्विजिशन मतलब क्या? एक्विजिशन करने से पहले। पोस्ट एक्विजिशन मतलब क्या? एक्विजिशन, इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने से। पोस्ट एक्विजिशन मतलब बाद में। पोस्ट मतलब क्या? बाद में। पोस्ट पेड प्रीपेड तो आपको पता है, बराबर। पोस्ट एक्विजिशन मतलब क्या? जिस दिन आपने इन्वेस्टमेंट ली उसके बाद में का, ठीक है। और प्री एक्विजिशन मतलब क्या? जिस दिन इन्वेस्टमेंट ली उससे पहले वाला। आप मुझे बताओ ये 6 महीने में ऐसा कितना इंटरेस्ट है जो पोस्ट एक्विजिशन वाला है, मतलब जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट ली उसके बाद में वाला है? कितने दिन का? कितने महीने का इंटरेस्ट पोस्ट एक्विजिशन वाला कह सकते हैं? पोस्ट एक्विजिशन, पोस्ट एक्विजिशन सभी को समझाना। हाँ, आंसर तो आ जाए। पोस्ट एक्विजिशन मतलब जिस दिन लिया इन्वेस्टमेंट उसके बाद में का इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन। और प्री एक्विजिशन मतलब जिस दिन हमने इन्वेस्टमेंट ली उससे पहले वाला इंटरेस्ट, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन। तो इसमें से आप अगर देखते हो तो 4 मंथ्स का जो है वो है पोस्ट एक्विजिशन, एक्विजिशन। और पहले वाला जो है 2 मंथ्स का वो होता है प्री एक्विजिशन। तो आप मुझे बताओ इसमें से आपका इनकम कौन सा है? मतलब ये 48,000 आप जिसे इनकम मानते हो वो कौन सा है आपका? आप जिसे इनकम मानते हो वो कौन सा है? 24,000 या 48,000? आप इनकम किसे बोल सकते हो? पोस्ट एक्विजिशन या प्री एक्विजिशन वाले को? इन दोनों में से प्री वाला
आपका इनकम है या पोस्ट वाला आपका इनकम है? परफेक्ट, ये है आपका पोस्ट एक्विजिशन। फिर प्री एक्विजिशन वाला क्या है, क्या बोल सकते हो प्री एक्विजिशन को, क्या बोल सकते हो आप? फिर आप प्री एक्विजिशन को क्या बोल सकते हो? क्या ये प्री एक्विजिशन मतलब मुझे इंटरेस्ट मिल गया 2 महीने का, उस वक्त का मिल गया जिस वक्त मैंने डिबेंचर्स लिए भी नहीं थे, मतलब ऐसे दिन का मिल गया जुलाई एंड अगस्त, ये 2 महीने का मुझे मिल गया जिस वक्त मेरे पास डिबेंचर्स थे भी नहीं, उस वक्त का मुझे अभी मिल गया। तो ये जो प्री एक्विजिशन वाला 2 महीने का इंटरेस्ट है उससे मैं क्या कह सकता हूं? इनकम नहीं कह सकता तो क्या कह सकता हूं? ठीक है, तो इससे मैं कह सकता हूं रिकवरी ऑफ कॉस्ट। ये जो प्री एक्विजिशन है वो रिकवरी ऑफ कॉस्ट। सर कैसे? आप सोचो और बता दो। रिकवरी ऑफ कॉस्ट, इसे मैं बोलूंगा रिकवरी ऑफ कॉस्ट। रिकवरी चल रही, कौन सी रिकवरी? यस, किसी ने आंसर भी दे दिया, गुड, अनुश्री ने आंसर भी दे दिया। रिकवरी क्यों? व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट? बोलो, व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिकवरी ऑफ कॉस्ट? किस बात की रिकवरी चल रही है? सोचो सोचो सोचो, किस बात की रिकवरी चल रही है? जो हमने, बोलो, यस परफेक्ट, जो हमने संकल्प को पे किया था ना, ओके, वो जो खर्चा लगा था ना, जो मैंने संकल्प को पे किया था, वो खर्चे की रिकवरी हो गई। अभी ये मेरा इनकम नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, लास्ट टाइम भी मैंने जब पढ़ाया था तब मैंने बोला था ये इनकम नहीं है, सिर्फ दिखाने के लिए 24,000 वो कॉस्ट पे दिखता है। देखो 24,000 डेबिट साइड पे दिखता है और 72,000 क्रेडिट साइड पे दिखता है इंटरेस्ट में, और इफेक्टिवली 48,000 ही मेरा है। मतलब उसमें जो 72,000 कंपनी ने दे दी है उसमें सिर्फ 24,000 है, मेरा इनकम नहीं है। दैट इज जस्ट रिकवरी ऑफ द कॉस्ट विच वॉज पेड प्रीवियसली, जब मैंने वो इन्वेस्टमेंट परचेस की थी। बराबर, तो इस वजह से याद रखना, प्री एक्विजिशन इज ऑलवेज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। Pre-acquisition is always recovery of cost and post-acquisition is my income। ये इनकम है। आप ये लगता है तो नोट डाउन कर सकते हो। 31 दिसंबर को आपको मिल गए 6 महीने के 72,000 में से 2 मंथ्स क्या है प्री एक्विजिशन, ठीक है, 24,000 एंड 4 मंथ्स की क्या है 48,000 पोस्ट एक्विजिशन। ये पोस्ट एक्विजिशन मेरा क्या है इनकम है, और ये प्री एक्विजिशन मतलब क्या है रिकवरी ऑफ कॉस्ट, जो मैंने पहले पे करके रखा था जब मैंने इन्वेस्टमेंट परचेस की थी। समझा? ये समझा क्या? लेने से पहले वाला इंटरेस्ट मुझे मिल रहा है। देखो मैं जिस दिन इन्वेस्टमेंट लेता हूं उस दिन सामने वाले पर्सन को कुछ पैसे इंटरेस्ट के दे के रखता हूं, क्योंकि इस भरोसे पे कि कंपनी मुझे देते वक्त इंटरेस्ट 6 महीने का देगी पूरा। तो जो मैंने एक्स्ट्रा दिया है सामने वाले पर्सन को परचेस करते वक्त इन्वेस्टमेंट, वो रिकवर होगा, ठीक है, उसे बोलते हैं प्री एक्विजिशन इनकम, दैट इज रिकवरी ऑफ कॉस्ट। क्लियर? ये समझाया गया? प्री एंड पोस्ट, प्री एंड पोस्ट। देखो अरे आपको आपको मतलब ये फीलिंग तो मतलब मेरे हिसाब से जैसे आप आंसर दे रहे हो मुझे लग रहा है कि आपको ये तो लग रहा होगा कि ये आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं। समझ में आ रहा अच्छे से लग रहा है कि नहीं? हाँ है ना? बोलो बोलो, ऐसा लग रहा है ना कि आसान है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं, से समझ में आ रहा है सब कुछ। यस, एक बात आपको मैं बता दूं, मैंने बोला कि लगभग हर एग्जाम में इसके ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन होता है। मतलब आप जिस कोर्स में आप समझ सकते हो कि इसके ऊपर इतना वेटेज दे रहे हैं, मतलब ये चैप्टर उतना भी गया गुजरा नहीं है, बराबर, मतलब अच्छा होगा वो 10 मार्क इसके ऊपर आते ही है, बराबर, 10 मार्क का क्वेश्चन आता ही जनरली। तो कहना मुझे ये है कि हम बहुत एक छोटी छोटी मतलब क्या, मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हम हर कंसेप्ट के धागे खोल देंगे प्रीवियस चैप्टर के टाइम में, ठीक है, तो हम हर कंसेप्ट के धागे खोल रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कि जल्दबाजी, कंसेप्ट पढ़ाते हो जल्दबाजी नहीं। हाँ देखो, कंसेप्ट पढ़ाते हो थोड़ा टाइम लगेगा, हमें टाइम लगेगा समझने के लिए, मतलब हम टाइम देंगे, बट वो टाइम कहां पे बचेगा मैं आपको बताता हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, तब मुझे आपको बार बार हर क्वेश्चन के टाइम पे ये समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी व्हाट इज प्री एक्विजिशन, व्हाट इज पोस्ट एक्विजिशन। प्री एक्विजिशन को जो है वो रिकवरी माना जाता है, ये मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं। या सेल के टाइम पे इंटरेस्ट लेस किया जाता है, सॉरी सेल के टाइम पे ब्रोकरेज लेस किया जाता है और परचेस के टाइम पे ऐड किया जाता है, ये मुझे बार बार समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने वो बेस बना दिया, मेहनत ली है। हाँ यहां पे अगर मैं थोड़ा सा भगा दूं तो आपको हर क्वेश्चन के टाइम पे कंफ्यूजन होगा कि ये क्यों किया सर, वो क्यों किया सर। आप
खुद से सॉल्व करते वक्त हर बार कम कॉन्फिडेंट रहोगे। बराबर, इन शॉर्ट हम हर कंसेप्ट का जो है ओके वो धागा खोल रहे हैं तो समझ में आना ही है। ठीक है, मतलब एक बहुत सिंपल बात है, मतलब ये सभी लोग कहते हैं कि मतलब अगर आप इजीली एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो मतलब आपको भी अच्छे से समझ में नहीं आया। मतलब मुझे वो अच्छे से समझ में आ गया, मैं इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको भी इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, सिर्फ इसमें एक जो एडिशनल चीज लगेगी कि वो आपके साइड से रिवीजन, ये जो मैंने क्लैरिटी दी है ना वो आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कुछ दिनों बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप जो कंसेप्ट है वो भूल जाते हो कि प्री का मतलब क्या था, पोस्ट का मतलब क्या था, और इस वजह से कंफ्यूजन स्टार्ट होता है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रिवीजन होनी चाहिए। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द समरी, उतना भी सफिशियंट है। 6-7 पेजेस की, 5-6 पेजेस की समरी होती है, पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, जस्ट इट विल टेक, मैं फ्रैंकली बोलता हूं, नॉट मोर देन 15 मिनट्स। 15 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसे पढ़ने के लिए, बट वो 15 मिनट आपके दिमाग में वो चैप्टर फिट कर देते हैं। क्लियर, तो ये वहां पे क्या है कि फॉलो करना है। क्लियर, और मैं तो मतलब क्या है कि मैं जानता ही हूं, मैं इवन यूट्यूब पे भी देखता हूं, ठीक है, कि डेमो में इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग ये चैप्टर लिया है ऐसा, शायद से बोल रहा हूं, मतलब मुझे तो कोई दिखा नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा क्या बोलते हैं, डाउट डाउट छोड़ के मतलब बोल देता हूं कि शायद से किसी ने अभी तक इन्वेस्टमेंट चैप्टर एज एन डेमो प्रोवाइड नहीं किया होगा। 100% एज 12 हो या इन्वेस्टमेंट हो, ये सभी वहां पे क्या कि थोड़े से हायर लेवल पे चले जाते हैं ये दोनों चीजें। ठीक है, एज 12 हो मतलब इन्वेस्टमेंट हो, सॉरी गवर्नमेंट ग्रांट हो या इन्वेस्टमेंट हो, कभी भी जनरली इंटरमीडिएट का जो क्लास स्टार्ट होता है डेमो लेक्चर में, वो स्टार्ट होता है प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। ये एक चैप्टर है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन प्रॉफिट, बहुत आसान है। मतलब आप एंड में बोलोगे सर इतना आसान होता है क्या, होता है, बस उससे स्टार्ट किया जाता है, और वो समझ में आने लगा तो स्टूडेंट को क्या लगता है, अरे क्या मस्त, मतलब क्या है कि एकदम इजीली समझ में आ रहा है। ठीक है, जब डिफिकल्ट बात है आपको इजीली समझ में आने लगे ना, देन उस टीचर का कोई मतलब है या उस टीचर का कोई टैलेंट है या मेहनत है। लेकिन इजी चैप्टर ही आपको इजी लगने लगे तो उसमें कुछ क्या अलग क्या बताना है। बराबर, तो डेमो लेक्चर में मोस्टली प्री एंड पोस्ट मोस्टली रहता है, प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, ये सबसे इजीएस्ट चैप्टर कह सकते हैं आपके सिलेबस का, सबसे इजी। ठीक है, आप आगे जाके खुद ही बोलोगे सर कितना इजी है, सर इतना इजी थोड़ी ना होता है। क्लियर, तो चलो, ये वाला कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि बहुत छोटी छोटी बातें कि जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और वो हम खोल रहे हैं, वो हम समझ रहे हैं, इस वजह से आई एम श्योर आपको कंफ्यूजन बचेगा ही नहीं, और उसे बार बार रिवाइज भी कर लेंगे ताकि आप भूल ना जाओ उन चीजों को, या उसमें डिफ्रेंशिएट करना कोई प्रॉब्लम ना रहे आपके लिए। आगे आगे, डन ना। 1 मिनट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, मतलब अभी सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं ना, वो सिर्फ इक्विटी शेयर्स के बचे। यस, इक्विटी शेयर्स के ही बचे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बचे। ठीक है, कल अपना इक्विटी शेयर्स का स्टार्ट कर देते हैं। आज मैं वहां पे स्टॉप कर लेता हूं क्योंकि अभी मैंने इक्विटी शेयर्स का स्टार्ट कर दिया एंडिंग में। वैसे ज्यादा नहीं है, थोड़ा ही है, बट एक फ्रेश इक्विटी शेयर्स का, और इक्विटी शेयर्स का होने के बाद में अपने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, वो सॉल्व करना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर, अभी जो पढ़ा उसमें कोई डाउट हो तो बता देना। जब हमने क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे तब थोड़ा सा ज्यादा टाइम ले लेंगे क्योंकि तब आपके दिमाग में कंसेप्ट बैठ चुके होते हैं और क्लियर हो चुके होते हैं। कंसेप्ट के टाइम पे ही दिमाग लगाना पड़ता है, बाद में तो क्या है कि वही चीजें बार बार रिपीट होती रहती है कंटिन्यूसली, तो उस वक्त कोई कंफ्यूजन बचता नहीं अगर कंसेप्ट समझ में आ गया हो तो। बोलो, कोई डाउट है, कोई डाउट है? नो, पक्का?
ओके, तो चलिए फिर मिलता है अगले लेक्चर में विथ न्यू कंसेप्ट इक्विटी शेयर्स का। ज्यादा नहीं है बट फ्रेश स्टार्ट करेंगे इस वजह से। आज जिबिन जगह पढ़ लिया पूरा हो गया, और इक्विटी ये दोनों एक साथ पढ़ा दिया तो खिचड़ी ना बन जाए। तो न्यू मतलब क्या है कि न्यू लेक्चर न्यू कंसेप्ट उस तरह से स्टार्ट करेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो, दोनों चीजें अलग रहे। ऑब्वियसली लेते वक्त हम स्टार्टिंग में रिवीजन तो लेते ही है, जो हमने पढ़ा है उसकी रिवीजन ले लेंगे, डिवेंचर की पूरी और डिवेंचर बॉन्ड्स की, और बाद में इक्विटी शेयर्स का ले लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय।